Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाते हैं। और आज की प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। Benchmark domestic equity indices end with gains. Sensex crosses 83,000. Nifty settles above 25,400. Major Asian indices end mixed and major European indices trading in positive territory. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक बढ़त पर हुए बंद। सेंसेक्स 83,000 के ऊपर पहुंचा, निफ्टी 25,400 के ऊपर हुआ बंद। प्रमुख एशियाई बाजारों में रुख मिला जुला रहा और प्रमुख यूरोपीय बाजारों में रुख सकारात्मक था। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज के कारोबार की शुरुआत में तेजी से खुले, लेकिन दोपहर के कारोबार में ये तेजी जाती रही। इसके बावजूद बाजारों में आज लगभग 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स 320 अंकों के उछाल से इस महीने पहली बार 83,000 के स्तर को पार करता हुआ 83,014 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 93 अंकों की बढ़त से 25,424 पर जा पहुंचा। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां रुख मिला जुला था। बीएसई मिड कैप सूचकांक लगभग 0.4% की तेजी पर बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। Benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty, opened strong but lost their momentum in the afternoon trade. Despite the pullback, they managed to close nearly 0.4% higher today. Sensex surged 320 points to cross the 83,000 mark for the first time this month, closing at 83,014, while Nifty advanced 93 points to settle at 25,424. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed in a mixed zone. The mid-cap index gained almost 0.4%, while the small-cap index ended on a flat note. सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 22 के शेयर तेजी में रहे। सबसे अधिक बढ़ने वाली कंपनियों में एटर्नल के शेयर में लगभग 3% का उछाल आया। सन फार्मा के शेयर में लगभग 1.8% वृद्धि दर्ज हुई और इन्फोसिस का शेयर 1.1% से अधिक बढ़ गया। सबसे अधिक नुकसान दर्ज करने वाली कंपनियों में टाटा मोटर्स का शेयर 1.1% से अधिक के नुकसान में रहा। ट्रेंट का शेयर 1% कम हो गया और बजाज फाइनेंस के शेयर में 0.8% से अधिक गिरावट दर्ज हुई। Among the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 14 out of the 21 sectors logged gains except consumer durables, which remained flat. Among the top gainers, healthcare surged almost 0.9%, focused IT as well as IT both rose over 0.8% each, and tech gained nearly 0.6%. Among the top laggards, capital goods dipped over 0.3%, energy lost 0.2%, and industrials as well as services both slipped nearly 0.2% each. और रुपए पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 32 पैसे कमजोर होकर 88 रुपए 13 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 96.96 पर था। दीपशिखा, क्या कहेंगी आप? आज लगातार तीसरा दिन है जब सेंसेक्स में हम तेजी देख रहे हैं। बीच में थोड़ी सी कमजोरी आई, लेकिन शुरुआती तेजी जो थी उसके बल पर बंद हुआ है काफी अच्छे मार्जिन के साथ सेंसेक्स। तो क्या लगता है आपको, मंडे का जो हमने देखा था ब्लिप डाउनवर्ड, वो सिर्फ एक ब्रीदर था और जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है बाजार में वो जारी रहेगा? क्या लगता है आपको? सोनू, अगर आज का देखें तो और पिछले दिनों की जो आप बात कर रहे हैं
यूएस फेड के निर्णय को लेकर के एक बिल्डअप चल रहा था मार्केट में, और आज उसका असर हमें दिखाई दिया। और जो पिछले दिन में भी इसको जो डिसीजन था, मार्केट्स को काफी आशा थी कि कट आ रहा है, और वो एंटिसिपेशन जो था वो डिस्काउंट कर रहा था बाजार। और 2-3 और फैक्टर्स हैं जो मैं कहूंगी। एक तो अर्निंग्स में उम्मीद है कि अच्छे अर्निंग्स होंगे। पिछले क्वार्टर में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये क्वार्टर उम्मीद की जा रही है कि बेहतर रहेगा। तो एक तो अर्निंग सीजन की बहुत उम्मीद है। दूसरा, हमने देखा है सरकार की तरफ से जीएसटी का एक बहुत बड़ा निर्णय आया है। उसके अलावा सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि और रिफॉर्म्स आ सकते हैं। एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए पैकेज की बात हो रही है, एमएसएमईज के लिए पैकेज की बात हो रही है। तो ये जो ट्रिगर्स हैं, ये आने वाले महीनों में भी ये जो ट्रिगर्स हैं, ये मार्केट में पॉजिटिविटी लाएंगे, और मार्केट्स में उम्मीद है कि ये जो ऑप्टिमिज्म बिल्ड हुआ ये रहेगा। Deepshika, if you look at the equity buying interest today, the FIIs were the net sellers again, 990 crore rupees. DIIs were the net buyers, 2,205 crore rupees. And what we saw in the market was information technology and the pharmaceuticals sectors saw an uptick. IT went up by 1% and pharma went up by 2%. Pharmaceuticals, incidentally, has an exemption from an executive order in the US. So they're exempt from US tariffs, and the FDA has approved certain drugs by companies that manufacture here generically, and specialized drugs export to the US as well. But what has really led to this uptick? Why this interest in pharmaceuticals now? Because the executive order was passed earlier. IT was something that saw a gain as well. Why? So there is a lot of optimism building because, some time back there was a lot of stress which was felt in the India-US relationship. We've seen, in past 2 weeks or past 10 days, there is some thaw which is sort of being seen. President Trump wished Prime Minister Modi on his birthday. So it is expected. There was a negotiating team which was here in India as well. So there is a lot of expectation building on that there could be some, solution to this higher penal tariff. And also India, through a trade deal, may be able to prevent any further measures, which could have been very harsh for the IT sector. So I think that optimism is building. And in pharma sector, if you see GST, there's a huge segment of drugs which have seen huge GST cuts. So I think all those factors seem to be playing today. Besides, of course, the US Fed's decision as such, which has led to, very positive sentiment. दीपशिका, आपने जीएसटी कट्स की बात करी। मंडे से ये लागू हो जाएंगे, 22 सितंबर से, और इसमें ज्यादातर सेक्टर्स के लिए रिलीफ आया है, और फेस्टिव सीजन भी शुरू हो रहा है। सो उसमें भी आमतौर पर सेल्स बढ़ती हैं। सो आपको लगता है कि ये जो फैक्टर है ये भी मार्केट्स को बहुत बॉयंसी देगा? देखिए, सरकार ने जब निर्णय ये लिया है, जीएसटी को बहुत समय से इस पर बातचीत चल रही थी रिफॉर्म की, कि उसमें रैशनलाइजेशन की जरूरत है, ना सिर्फ रेट बल्कि प्रोसीजर की, क्योंकि उद्योग जगत को अगर आपको बढ़ावा देना है, बिजनेसेस को बढ़ावा देना है, तो ये करना बहुत जरूरी था। तो ये एक बहुत बड़ा कदम सरकार की तरफ से लिया गया है। इसका कंज्यूमर्स के अलावा उद्योग जगत पर भी काफी असर पड़ेगा। कंजम्पशन को बहुत बूस्ट, हमने देखा है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काफी हद तक टैक्स कम किया गया है, छोटी गाड़ियों पे टैक्स कम हो रहा है। तो ये सब, और फेस्टिव सीजन हमें पता है बस चालू हो रहा है, जहां पे भारतीय जो परिवार हैं वो बहुत खरीदारी करते हैं, तो उसका मिला जुला असर रहेगा। कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये जीएसटी का जो है वो इम्पैक्ट देखा जाएगा अर्थव्यवस्था पर। We're heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra.
मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। दीपशिका, आप यूएस रेट कट की बात कर रही थी। लगभग 9 महीने बाद वहां पे 0.25% जो रेट कट हुआ है, उससे आपको लगता है कि एफआईआईज भारतीय बाजार की तरफ आकर्षित होंगे ज्यादा, जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल अब बढ़ जाएगा उस वजह से? ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये जो फेड रेट कट है, और आगे भी फेड ने इंडिकेशन दिया है कि 2025 में 2 और कट्स की उम्मीद है, तो भारत के लिए ये कैपिटल फ्लोज के लिए एक बहुत बूस्ट हो सकता है। एफआईआईज जो हम देख रहे थे, और जैसा कि अर्जुन ने भी मेंशन किया था अभी कि जा रहे थे, तो हो सकता है कि भारतीय बाजार और भारतीय यहाँ पर ब्याज दरें अट्रैक्टिव रहें, रिटर्न्स अट्रैक्टिव रहें, क्योंकि वहां ब्याज दरें कम हो रही हैं, तो वापसी की काफी उम्मीद की जा रही है। और ये सीजन भी होता है कि जब वो देख रहे होते हैं न्यूअर मार्केट्स। तो अभी आपको लगता है कि भारत की जो मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन है वो स्ट्रांग है और एक आकर्षक गंतव्य है? बिल्कुल। अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ग्लोबली जिस तरह के चैलेंजेस हैं, जिस तरह की चुनौतियां हैं बाकी अर्थव्यवस्थाओं के सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। ग्रोथ जो है फर्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छी हुई है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि आगे भी बहुत अच्छी रहेगी। जो चैलेंजेस हमारे सामने थे टैरिफ्स को लेकर के, उसमें भी एक्सपोर्ट्स में उतना असर दिखा नहीं। हम दूसरे बाजारों की तरफ अपने जो गुड्स हैं उनको भेज पा रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो फंडामेंटली जो है भारतीय अर्थव्यवस्था अभी मजबूती में है। मॉनसून काफी अच्छा रहा है, तो कृषि क्षेत्र से भी उसको सपोर्ट मिलेगा। जीएसटी का जो निर्णय हुआ है उससे भी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा। काफी कंजम्पशन की उम्मीद की जा रही है कि बढ़ोतरी होगी। तो ओवरऑल एक अर्थव्यवस्था के मद्देनजर एक बहुत ही मजबूत स्थिति है। तो विदेशी निवेशकों के लिए यहाँ आके निवेश करना एक लाजमी सी बात है। दीपशिका, the repo rate in India is being left unchanged by the RBI's monetary policy committee at 5.5%, and again the commentary states that it's all linked to your inflation, your CPI rate, which is right now below 3%. There are expectations that the repo rate will be cut in the next monetary policy meeting by 25 basis points. Why this conservative outlook by the central banks, not just in the US, but in India as well? Arjun, if you look at the way central banks have have sort of functioned, they've been very careful. They've been very data driven, and they don't get moved by the demands placed that cuts should come about. And very calibrated, very careful, cuts have happened. We've seen Fed do that. We've seen RBI also do that. And I think in past, the lessons that the central banks have learned is, the impact of easy liquidity, which was felt in the past and what it led to. So I think that care is now being taken, because inflation definitely is not good for economies. And as a central banker, the key target is to ensure that, people do not face high inflation. And that, I think that is a principle that all central bankers have sort of followed. We're heading for a short commercial break again. Please stay tuned on Market Mantra. इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। अरे नो टेंशन, करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। अरे नो टेंशन, करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें।
मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 1.4% के उछाल में रहा और जापान का निक्केई सूचकांक 1.1% से अधिक बढ़कर बंद हुआ। दूसरी ओर चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.1% से अधिक गिर गया। हांगकांग का हैंगसेंग 1% से अधिक नुकसान में रहा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक लगभग 0.3% की गिरावट पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां आज दिन के कारोबार में सकारात्मक रुख था। जर्मनी का डैक्स लगभग 1.2% की बढ़त पर था। फ्रांस के कैक में 1% से अधिक की तेजी थी और लंदन का फुट्सी 0.2% से अधिक की बढ़त पर कारोबार कर रहा था। Moving on to the US stock market. US stocks ended mixed on Wednesday after the Federal Open Market Committee voted 11-1 to cut its benchmark overnight lending rate for the first time this year. The 25 basis point cut sets a federal funds rate in a range of 4 to 4.25%. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by 0.25 percentage point to 4 to 4.25% and to continue reducing the size of our balance sheet. The Dow Jones Industrial Average advanced almost 0.6% to end at 46,018. The tech-heavy Nasdaq Composite Index declined over 0.3% to settle at 22,261, and the S&P 500 lost 0.1% to end at 6,600. Deepshika, just looking at the 25 basis point cut by the US Fed Reserve, which is now to 4 to 4.25%, which is a discount rate. It's all based on the commentary of the Fed chairman, where he's linked it to the performance in the CPI. And if you look at the August consumer price index, has gone up by 20 basis points to 2.9%. How important is inflation in the US economic story? And is the US heading for a stagflation, stagnancy and inflation, especially with its lower job numbers? Arjun, if you remember, when the US imposed higher tariffs, these were the very concerns that economists in the US expressed, that these tariffs, the economy was fragile, there was still inflation, employment was also impacted, and these tariffs would further, accentuate the situation, and which is what is probably expected, and which is what we saw in Fed Chairman's speech. The tone of the speech, I would say, remained very hawkish, and we saw the reaction in the markets because 25 BPS was something that they had already priced in. So there was no surprise there for the markets as such, and the tone remained very hawkish, and he's said the decision in 2025 would be data driven. So he's leaving that caveat with people, with the market. But it's a fact कि जो American markets है, they are near all time highs. सो आपको लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा जो वो उसका जो इम्पैक्ट है रेट कट का वो पहले से फैक्टर्ड इन हो और आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमने अपने बाजार में देखा है, यूरोपीय बाजारों में देखा है तेजी, तो शायद यूएस मार्केट्स भी आज पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें? सुनो, बिल्कुल जैसा कि मैं कह रही थी कि मार्केट्स जो हैं वहां पर उन्होंने ये जो 25 बीपीएस था ये ऑलरेडी जो है डिस्काउंट कर दिया था, तो इसलिए कोई ऐसा एक्साइटमेंट वहां दिखा नहीं। दूसरा चीज है कि जो अर्थव्यवस्था है वहां पर टैरिफ्स की उसका असर जो है अर्थशास्त्री वहां पर कह रहे हैं कि उसका असर हो सकता है वहां पे ग्रोथ पर, वहां पे एम्प्लॉयमेंट पर। तो आई थिंक एवरीबडी इज अडॉप्टिंग अ वेरी कॉशियस अप्रोच इन दैट मैनर. We're heading for another commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. Welcome back to Market Mantra. Coming back to Deepshika Shikharwar, our expert on the program, and talking about the U.S. economy. Apart from Indian exports to the U.S. hit by 50% tariff by the U.S. government, there is also the issue of buying U.S. treasuries. And right now, the U.S. national debt is $37.46 trillion. This is in real time, and their annual interest payments to their debt holders is $1 trillion. Do you see this resolution also
as a leverage in the India-US trade talks. How do you see Asian economies buying into US treasuries once again? See, as an investment avenue, US Treasury remains a very important component for sovereign governments and central banks all over the world. And how these trade relations or these developments in the US go ahead, it is unlikely that it would really translate into unwinding in a big way. We saw that as one event initially, but I think that correction has come about. So I do not see any significant change because of that happening. In terms of trade uncertainty, I think US is talking to a lot of countries. Other countries are also talking for trade deals with the US. So everyone's trying to sort of lock their tariffs, trying to get a favorable trade deal. So that would somehow cool the uncertainties that are around the US trade. In more news, Union Minister Ashwini Vaishnav has said that significant reforms have been done in the Income Tax Act and the Goods and Services Tax. Addressing the Public Affairs Forum of India 2025 in New Delhi, Mr. Vaishnav stated that the way GST has been structured, it will make everyday household items and agricultural products more affordable. The minister added when the prices of the goods will be lower, then the demand will get a significant boost. The way GST has been structured, practically every household item, every item used in farming, practically every item used by aspirational middle class will get cheaper. When lower prices, the demand will get a significant boost. और जीएसटी से ही जुड़ी है हमारी अगली खबर। प्रधानमंत्री का आर्थिक, कारगर और नागरिक हितैषी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना जीएसटी परिषद द्वारा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाते हुए 5% और 18% की 2-tier प्रणाली को मंजूरी देने के साथ साकार हुआ। आज हम आवास क्षेत्र के लिए किए गए सुधारों पर एक नजर डालेंगे। सरकार ने प्रमुख निर्माण सामग्री पर जीएसटी दरों में कटौती करके आवास और निर्माण क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। जीएसटी परिषद ने सीमेंट पर लगने वाली जीएसटी को 28% से घटाकर अब 18% कर दिया है। संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक और रेत चूने की ईंटों जैसी सामग्री पर जीएसटी दर 12% से घटाकर केवल 5% कर दी गई है। इसके अलावा बांस के फर्श, लकड़ी के जोड़, पैकिंग केस और पैलेट पर 12% की जगह अब केवल 5% जीएसटी कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से निर्माण सामग्री सस्ते होने के साथ साथ घरों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की कुल लागत कम होने की उम्मीद है। इससे लोगों के लिए घर खरीदना और बनाना भी आसान हो जाएगा। उद्योग और व्यापार जगत ने भी नए जीएसटी सुधारों का स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में सीमेंट कारोबारी मोहम्मद सदाकत ने कहा है कि जीएसटी में कटौती से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि कर के घटने से रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ने की भी उम्मीद है। अभी जो रिसेंट में सरकार ने 28% से जीएसटी को घटाकर 18% के स्लैब में लाया है, इससे लोगों को बहुत राहत होने वाली है, हमें भी राहत होने वाली है। सेल्स बढ़ेंगे और हमें प्रॉफिट भी जनरेट होंगे। नितिका गुप्ता के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। Record economic development has been noticed in India in the past 6 years. Chief Economic Advisor to the Union Ministry of Finance, Dr. V. Anant Nageswaran said today in Kolkata at an event at the Bharat Chamber of Commerce on the occasion of the body's 125th Foundation Day. Dr. Nageswaran said, according to an estimate of the International Monetary Fund, IMF, the volume of the Indian economy will be 5 lakh crore US dollars in 2027-28. He said the GDP growth in the first quarter of this financial year is expected to be the same in the next quarter. It's difficult to give you a precise estimate, but given the wide-ranging nature of the GST rate reduction and simplification, and coming on top of the direct tax relief given in the budget, I expect this to significantly add to the disposable income of the Indian households, which in turn will create a virtuous cycle of demand and therefore more production and investments in capacity, etc. So while it may be difficult to estimate, it is easier to say that impact will be significant.
Crude oil prices increased today. Brent crude was trading 0.3% up at $68.17 per barrel, and WTI crude was also trading almost 0.4% up at $64.28 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading almost 0.2% down at 1,10,140 rupees per 10 grams, and silver was trading around 0.3% up at 1,27,130 rupees per kilogram a short while ago. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक अक्टूबर अनुबंध वाला सोना 0.2% की गिरावट से 1,09,608 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 0.1% से अधिक बढ़त दर्ज करते हुए 1,27,174 रुपए प्रति किलो पर थी। दीपशिखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सोनू। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices end with gains. Sensex crosses 83,000. Nifty settles above 25,400. Major Asian indices end mixed, and major European indices trading in positive territory. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने हैं, आकाशवाणी के नहीं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।